हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस वीडियो डिस्कशंस चल रहा है उसका आज हमारा 8वां टेस्ट रहने वाला है, जिसमें हम 2019 से लेकर के 2021 तक के वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें ऑलरेडी यूपीएससी ने पॉलिटिकल साइंस से, यानी कि अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस एंड पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे थे उसको डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी इन 7 लेक्चर्स में हमने 1995 से लेकर के 2018 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारा 8वां टेस्ट रहेगा और ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्चुअली ये वीडियो संडे की है, तो संडे को अपलोड नहीं कर पाए थे, यानी कि संडे को ये जो सीरीज था वो डिस्कस नहीं कर पाए थे, तो इसलिए आज हम डिस्कस कर रहे हैं। कल से हम जो हमारा एम लक्ष्मीकांत का जो 23 चैप्टर चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज, उसको हम कल से कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हमारा चैप्टर 23 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की सेकंड बुक चल रही है पॉलिटिकल साइंस में, उसका सेकंड चैप्टर हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसी सीरीज से हमारा वीडियो भी चलता रहेगा। तो आज हमारा 8वां टेस्ट रहने वाला है, यानी कि ये एक टेस्ट के फॉर्म में हमारा डिस्कशन रहेगा कि किस किस पोर्शन से, किस टॉपिक से क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशंस लिए थे यूपीएससी ने, तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चंस पॉलिटिकल सेक्शंस के अंदर से पूछा था उसको आज हम देखेंगे। यानी कि अगर हम बात करें, ये जो हमारा डिस्कशंस चल रहा है ये यूनिट वाइज डिवाइडेड है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा सीरीज है ये वाला किस पैटर्न में चल रहा है अभी। अब जैसे देखो, जो हमारा फर्स्ट यूनिट था वो था हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें हमने एशियंट, मिडिवल, मॉडर्न और इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये सीरीज यानी कि हमारा जो यूनिट 1 है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अगर हम यूनिट 1 की बात करें तो एशियंट हिस्ट्री से हमने टोटल 137 क्वेश्चंस, मिडिवल हिस्ट्री से हमने टोटल 101 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से हमने टोटल 121 क्वेश्चंस और इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में हमने 119 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। यानी कि इसमें जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था वो ऑलरेडी 1995 से लेकर के 2021 तक में जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पूछे गए थे क्वेश्चंस वो हमने डिस्कस किया था। यानी कि अगर हम टोटल बात करें, जो यूनिट 1 था हमारा हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, इसमें हमने 556 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। अभी हमारा यूनिट 2 चल रहा है। यूनिट 2 है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नमेंट। इसका हमारा जो सीरीज है वो अभी फर्स्ट चल रहा है। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जिसमें हमने टोटल आज की वीडियो लगा करके अगर हम बात करें तो टोटल इसमें हमने 101 क्वेश्चंस को डिस्कस आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड सीरीज चलेगा वो चलेगा गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम इंडिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम टोटल अगर बात करें तो टोटल 132 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वहीं पे फिर बात करते हैं पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी। पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, जैसे कि अगर आप सिविल सर्विस का एग्जाम का जो सिलेबस उठा के देखिएगा तो पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज आपको एक सेपरेट टॉपिक ही मिल जाएगा सिलेबस के अंदर। जो पंचायती राज है वो 73rd एंड म्यूनसिपैलिटी 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके हमारी कंट्री में 1992 एंड 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसमें हम टोटल 31 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी पूछ रखे हैं। यानी कि आप ये यानी कि एस्टिमेट करिए कि अगर हम इन 27 साल की क्वेश्चंस को देखें तो हर एक साल में एक क्वेश्चंस मिनिमम पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी से निकल करके पूछे जा रहे हैं। चौथा जो सीरीज हमारा चलेगा वो होगा जुडिशरी एंड लीगल राइट इशूज जो भी है उसके रिगार्डिंग में, जिसमें हम टोटल 55 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम टोटल बात करें तो पॉलिटिकल के अंदर जो 1995 से लेकर के 2021 तक जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में प्रीलिम्स में क्वेश्चंस निकल करके आए हैं वो टोटल कितना निकल करके आया था, 319 क्वेश्चंस निकल करके आए हैं। तो ये सीरीज में हमारा चलता रहेगा। यूनिट 2 जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 3, जो कि होगा हमारा जियोग्राफी, जिसमें हम इंडियन लेवल पे भी डिस्कस करेंगे और वर्ल्ड लेवल पे भी। ये भी हमारा 4 सीरीज में रहेगा। पहला होगा हमारा फिजिकल जियोग्राफी, दूसरा रहेगा हमारा वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी, तीसरा रहेगा जियोग्राफी ऑफ इंडिया और चौथा रहेगा एग्रीकल्चर। जिसमें अगर हम बात करें तो फिजिकल जियोग्राफी में हम टोटल 123 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, वर्ल्ड पॉलिटिकल जियोग्राफी में 89 क्वेश्चन और इंडियन यानी कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हम 233 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे।
और एग्रीकल्चर से हम 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि 1995 से लेकर के 2021 तक में जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछे हैं उसको। जब हमारा यूनिट 3 भी कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 4 जो कि होगा हमारा इकोनॉमिक्स बेस पे, जो हमारा 5 सीरीज में डिवाइडेड रहेगा। इसमें हम टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसमें हम टोटल 385 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जब हमारा यूनिट 4 भी कंप्लीट हो जाएगा तब हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट 5 जो कि होगा हमारा सी सेट। कौन सा होगा हमारा सी सेट। तो देखिए सी सेट में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। जब हमारे चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम अपना करेंगे सी सेट का, जो कि एक सेकंड पेपर होता है। ये आपको प्रीलिम्स में सेकंड पेपर देखने को मिलेगा जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, जिसमें हम जो भी हमारा मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी, जिसमें हम बात करेंगे जो भी हमारा एनालिटिकल होगा, लॉजिकल रीजनिंग होगा। फिर हम बात करेंगे इसमें और किसको डिस्कस करेंगे, जो हमारा अर्थमेटिक होगा, अर्थमेटिक। फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी हमारा जियोमेट्री होगा, जियोमेट्री एंड मेसुर जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा कॉम्बिनेशंस, प्रोबेबिलिटी। फिर जिसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डाटा इंटरप्रिटेशंस, जनरल फिर बात करेंगे जिसमें जनरल कंपैरिजंस, इंग्लिश लैंग्वेज, फिर इंटरनल स्किल। ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करेंगे, सी साइड के पेपर में डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका क्या क्या होगा, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी। फिर इसमें हम टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। फिर उसके बाद हम डाटा इंटरप्रिटेशन, फिर इसमें हम जनरल कंपैरिजन, कंप्रिहेंशन, फिर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद हम यानी कि जो बात करते हैं इंटरपर्सनल स्किल है उसके बारे में, जैसे हम कम्युनिकेशंस हो गया, डिस्कशंस मेकिंग हो गया, डिसीजंस मेकिंग हो गया, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें हम जो भी हमारा कम्युनिकेशन स्किल होगा या डिसीजंस मेकिंग स्किल है, ये सारी चीजें हम सी सेट के लिए डिस्कस करेंगे, जो कि एक क्वालिफाइंग पेपर है जब हमारी चारों यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करता हूं अपना आज का जो भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस है, उसको आप एज ए टेस्ट की तरह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ये भी पता चलता रहेगा कि जो हमारी प्रिपरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रही है। मैं ये रिकमेंडेशंस करूंगा कि यदि आप क्वेश्चंस जब आप स्क्रीन के ऊपर रहेगा तो आप पहले उसके अपने आंसर्स या तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे, या अगर आप जिस जगह पे बैठकर पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उस जगह पे एक पेन और कॉपी लेकर के बैठा, उसमें अपने आंसर्स को, अपने जो आपके अकॉर्डिंग जो आंसर है उसको लिखें। बाद में उसका राइट आंसर देखें, अगर आपका आंसर सही है तो आप उस पर टिक मार्क कर लेना, गलत है तो देखना कि राइट आंसर क्या गलत। इससे ये पता चलता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन किस डायरेक्शन में जा रही है और कहाँ पे आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हमारा जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशंस करने का जो मेन मोटिव है वो यही है, ताकि हमें ये पता चलता रहे कि किस सेक्शन से या किस पार्टिकल
सब्जेक्ट से, टॉपिक से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं और उस टॉपिक से हमें कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो इससे भी आपको क्या रहेगा, एक गाइडेंस के फॉर्म में पता चलता रहेगा कि आपको कहाँ पे और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन, जो कि है कॉन्स्टिट्यूशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिस्टम का टेस्ट 8वां। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये भी दे दूं, इसमें हम सिर्फ रिवीजन ही नहीं करेंगे, यानी कि इसमें सिर्फ हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, इसमें हम 4 चैप्टर का रिवीजन भी करेंगे, जिसमें होगा हमारा, अगर बात करते हैं डीपीएसपी, फिर इसमें जो हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप, फिर जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा प्रेम्बल, फिर इसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं। ये 4 चैप्टर का आज हम रिवीजन भी करेंगे, जो कि ऑलरेडी हमने क्या कर रखा था, डिस्कस कर रखा था। जो कॉन्स्टिट्यूशंस का जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, उसमें आज हमारे इसमें रिविजन्स भी साथ साथ में हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है ये पूछा गया था 2019 में। क्वेश्चंस में ये पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि जो इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा एक कॉमन ऑप्शन है जो कि आपको गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों में कॉमन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन ए है, पहला है द फाइनेंशियल गोल ऑफ द स्टेटलेस सोसाइटी, यानी कि राजविहीन समाज का एक अंतिम लक्ष्य। दूसरा है क्लास स्ट्रगल, यानी कि वर्ग संघर्ष। ऑप्शन सी है एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी कि जितनी भी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसकी एबोलिशन, यानी कि निजी संपत्ति का उन्मूलन। और ऑप्शन डी है इकोनॉमिक्स, यानी कि इकोनॉमिक्स यानी कि बात करते हैं डेटरमिनिज्म, यानी कि मतलब होता है इसका आर्थिक नियतिवाद। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कॉमन है गांधीज्म, यानी कि गांधी की विचारधारा में भी, और मार्क्सवाद यानी कि मार्क्सिज्म, जिसे हम मार्क्सवाद की विचारधारा कहते हैं, उन दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। यानी कि अगर हम बात करें जो फाइनल गोल है, यानी कि एक सोसाइटी का जो गोल होना चाहिए, वो फाइनल गोल क्या होना चाहिए, एक स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए। अगर हम बात करें तो जो फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी है, इसकी जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजी है, गांधीज्म की आइडियोलॉजी में भी आपको कॉमन देखने को मिलेगी और मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी में भी कॉमन देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कि जो गांधी की जो फिलोसॉफिकल, यानी कि जो बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करें जो गांधी जी की जो फिलोसॉफिकल थी वो क्या थी, एनोरिस्टिक थी, यानी कि अगर बात करते हैं अराजकतावादी थी। तो अराजकतावादी की अगर हम बात करें वो अगर हम बात करते हैं उसके बारे में, तो वो यह है जो हर प्रकार के राज का विरोध करता है, कि जो किसकी अपोज करता है, हर तरीके के टाइप के स्टेट का वो क्या करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, अपोज करेगा। और अगर हम बात करते हैं गांधीयन या बात करते हैं जैसे कि गांधीयन राम राज्य, यानी कि गांधीवादी जो है वो राम राज्य, यह है कि यह एक स्वयं नियमन प्रणाली है जहां पर कोई भी अपना शासक रहे। ये सिस्टम जो फिलोसॉफिकल है, ये किसमें देखने को मिलते हैं हमें, गांधी जी की फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी के उसमें यानी कि फिलोसॉफिकल आइडियोलॉजी में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो गांधी जी और जो मार्क्स हैं, यानी कि अगर बात करते हैं गांधीज्म या मार्क्सिज्म, इन दोनों में ही क्या है, इनका जो दोनों का जो लक्ष्य एम है वो क्या देखने को मिलता है, एक स्टेटलेस सोसाइटी देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं जो मार्क्सवाद है, इसमें क्या है, इन्वॉल्व है क्लासलेस सोसाइटी, यानी कि जो भी वर्गहीन समाज है, और बात करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, दोनों ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि जो मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी है, इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, एक क्लासलेस सोसाइटी और स्टेटलेस सोसाइटी दोनों देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में ये पूछा गया था कि गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों में ऐसी कौन सी आइडियोलॉजी है जो कॉमन है, तो वो था कि स्टेटलेस सोसाइटी के बारे में। फिर आगे अगर बात करते हैं कि जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने ये एक भविष्यवाणी भी की थी, भविष्यवाणी भी की गई थी उनके द्वारा कि अगर हम बात करें कि जो हमारा वर्गहारा राज्य है, या बात करते जो भी उत्पादन नियंत्रण है को अगर कर लेंगे तो सभी वर्ग क्या होगा, मतभेद और वर्ग विरोध से क्या होगा, नष्ट कर दिए जाएंगे, और दोनों ही अंत में राज्य का ही पतन होगा। तो इस तरीके की उनके द्वारा क्या की गई थी, एक भविष्यवाणी
की गई थी। अगर हम अंतिम परिणाम की बात करें तो जो स्टेटलेस सोसाइटी है, ये जो स्टेटलेस सोसाइटी की जो आइडियोलॉजी है वो गांधीज्म और मार्क्सिज्म दोनों में ही हमें कॉमन देखने को मिलता है। अगला जो टॉपिक है ये हमारा प्रेम्बल्स है। यहाँ पे हम प्रेम्बल वाला जो चैप्टर है उसको भी रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास 4 स्टेटमेंट है, इन 4 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट हमारे प्रेम्बल के रिगार्डिंग में करेक्ट है, ये आपको बताना है। पहला जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये कहता है कि जो हमारी कंट्री का जो प्रेम्बल है, यानी कि जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं, वो एक हमारी संविधान का एक पार्ट है, लेकिन उसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है। लीगल इफेक्ट का मतलब है कि इसका कोई भी कानूनी प्रभाव नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये कहता है कि जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का ना तो पार्ट है और ना उसका कोई लीगल इफेक्ट देखने को मिलता है। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है और जैसे अदर पार्ट एक लीगल इफेक्ट है, और सेम उसी तरीके से प्रेम्बल भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में एक लीगल इफेक्ट है। और ऑप्शन डी कहता है कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट तो है बट ये कोई लीगल इफेक्ट नहीं है, इसे इंडिपेंडेंट रखा गया, यानी कि स्वतंत्र रखा गया, सेपरेट रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशंस के अदर पार्ट से। तो इन 4 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के प्रेम्बल के। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 में। तो इसका जो राइट आंसर देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि देखिए जो प्रेम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट तो है, लेकिन वो एक लीगल इफेक्ट नहीं है, उसको अदर पार्ट से, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो अदर पार्ट्स हैं उससे क्या रखा गया, इंडिपेंडेंट रखा गया। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कुछ केसेस की बात करते हैं, जैसे एक के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस जो कि 1950 में आया था, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जजमेंट दिया गया था कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्रेम्बल क्या है वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है। वहीं पे अगर बात करें तो बीरोबारी वर्सेस जो यूनियन केस आया था 1960 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं है। वहीं पे फिर बात करते हैं केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस आया था 1973 में, इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट है। तो इसीलिए अगर हम इन सबको देखें तो इसमें जो हमारा राइट आंसर निकल के आता है वो निकल करके आता है ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हैं प्रेम्बल के बारे में तो प्रेम्बल क्या है, इंडिपेंडेंटली है अदर पार्ट्स के कंपेयर में, और इसे किसी भी जस्टिसेबल के द्वारा इसे जो प्रेम्बल है हमारे कंट्री का वो क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, यानी कि उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए हमारा क्या है, ऑप्शन डी जो है कि प्रेम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट तो है बट ये क्या है, इंडिपेंडेंटली है कॉन्स्टिट्यूशंस के अदर पार्ट्स के। जैसे कि अगर बात करते हैं फंडामेंटल राइट के एवोल्यूशंस के लिए क्या है, हम कोर्ट्स में जा सकते हैं कि यहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट का एवोल्यूशंस किया जा रहा है। और फंडामेंटल राइट को इम्प्लीमेंट करना किसका भी काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का काम होता है या हाई कोर्ट का। यानी कि अगर हम चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं या हाई कोर्ट में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं हम अपने प्रेम्बल के बारे में। अब जैसे देखो, अगर हम प्रेम्बल के बारे में बात करते हैं तो प्रेम्बल क्या है, एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का, यानी कि आप पहले पॉइंट में क्या कह सकते हो, ये क्या है, एक इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। ये एक इंट्रोडक्शन के फॉर्म में, यानी कि ये एक तरीके से कह सकते हो ये समरी भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। तो वहीं पे बात करते हैं कि जो प्रेम्बल है, तो ये प्रेम्बल हमें अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशंस में भी देखने को मिलता है। फिर वहीं पे बात करते हैं कि जो प्रेम्बल है, ये जो बेस है हमारी कंट्री का, जो प्रेम्बल है वो किसके ऊपर बेस है, ऑब्जेक्टिव जो रिजोल्यूशंस थे ड्राफ्टेड और जो मूव थे किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और कब लाया गया था वो, दिसंबर 1946 को। यानी कि अगर हम बात करें ये बेस है, किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्टेड
एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू। पंडित नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। और ये कब किया गया था उनके द्वारा? ऑन दिसंबर 1946 को। फिर वहीं पे बात करते हैं इसको जो अडॉप्ट किया गया था, यानी कि जो प्रेमबल को अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था? ये किया गया था जनवरी यानी कि 22 जनवरी 1947 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अडॉप्ट किया गया था। इसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुए थे। अगर हम अमेंडमेंट की बात करते हैं तो इसमें जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुए थे, यानी कि जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, कब किया गया था? 1976 में। इसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे। कितने वर्ड ऐड किए गए थे इसमें? जो न्यू 3 वर्ड्स थे, न्यू 3 वर्ड्स इसमें क्या किए गए थे? ऐड किए गए थे। और वो 3 वर्ड्स कौन कौन से थे? पहला था आपका सोशलिस्ट, दूसरा था आपका सर्कुलर, और तीसरा था आपका इंटीग्रेटेड। ये 3 वर्ड कब ऐड किए गए थे? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1976 में हुआ था। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें 3 केस भी फेमस है। और वो 3 केस कौन कौन सा है? पहला है आपका, कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट केस, तो जो पहला केस था वो था बीरूबारी केस। बीरूबारी केस, और ये कब आया था? ये आया था 1960 में। अब देखो, जो बीरूबारी का केस आया था इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये डिसीजन दिया गया था कि प्रेमबल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, नॉट अ पार्ट। उसके बाद जो दूसरा केस आया था वो आया था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, भारती केस। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? एक पार्ट है। तो इसमें क्या कह दिया था? पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद एक केस और आया था, वो था हमारा LIC ऑफ इंडिया केस। ऑफ इंडिया केस, इंडिया केस। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1995 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से ये बात कहा गया था कि जो प्रेमबल है वो क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। लेकिन इसमें एक चीज और ये याद रखिएगा कि प्रेमबल क्या है? सोर्स ऑफ द क्या है? पावर ऑफ लेजिस्लेचर है, नॉट अ प्रोविंसेस है। और क्या है? अगर बात करते हैं नॉट अ प्रोविंसेस अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेमबल है वो क्या है? एक नॉन जस्टिसेबल है। और उसके बाद भी ये याद रखिएगा कि जिसके जो प्रोविंसेस है वो क्या है? आर नॉट जो इन्फोर्सेबल है, यानी कि इसके अंदर जो भी प्रोविंसेस दिए गए हैं वो कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल, किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ये 2 चीजें पॉइंट इसमें याद रखिएगा। फिर इसमें अगर बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं जो प्रेमबल है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि बात करते हैं जैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रेमबल जो है वो क्या है? स्टेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। फिर बात करते हैं इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? दूसरा देखने को मिलेगा इंडिया ऑफ, यानी कि नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी,
ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जो हमारे प्रेम्बल्स के अंदर जो 4 कंपोनेंट्स है उसके बारे में। पहला कंपोनेंट आपको क्या देखने को मिलेगा, पहला जो कंपोनेंट है वो है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा अथॉरिटी यानी कि दूसरा जो कंपोनेंट्स देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। तीसरा जो इसमें आपको कंपोनेंट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें अगर हम बात करते हैं लाइबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी जैसी बात रखी गई है, जिसमें हम बात करते हैं जस्टिस भी है। फिर चौथा आपको देखने को मिलेगा डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वो डेट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट यानी कि कब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के पूरी तरीके से तैयार हो गया था, तो वो हुआ था 26 नवंबर 1946 को। लेकिन हमने पूरे कंट्री पे इम्प्लीमेंट इसे कब किया गया था, सॉरी 49 है यहाँ पे, 6 नहीं है, ये 49 है। और इसको हमने पूरी कंट्री पे इम्प्लीमेंट कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो ये 4 कंपोनेंट आपको किस में देखने को मिलेंगे, हमारे प्रेम्बल्स के अंदर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रेम्बल के बारे में। अब देखिए, अगर हम सोर्स ऑफ प्रेम्बल की बात करें तो इसमें आपको क्या क्या सोर्स देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रेम्बल। अगर हम सोर्स ऑफ प्रेम्बल की बात करें तो इसमें पहला जो देखने को मिलेगा वो देखो क्या मिलेगा, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। फिर बात करेंगे इसमें, अगर बात करते हैं तो इसके जो नेचर्स हैं, यानी कि बात करते हैं नेचर्स ऑफ इंडियन स्टेट, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, अगर हम नेचर ऑफ इंडियन स्टेट की बात करें तो इसमें आपको सोवरेनिटी या बात करते हैं सॉवरेन, सोशलिस्ट, सर्कुलर, डेमोक्रेसी, या आप डेमोक्रेसी की जगह डेमोक्रेटिक कर लो। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स, टू ऑल इट्स सिटीजन। ये आपको देखने को मिलेगा नेचर ऑफ स्टेट में। इसके बाद अगर बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के जस्टिस की भी आपको बात देखने को मिलेगी, 3 टाइप्स की जस्टिस भी आपको देखने को मिलेगा। अब देखो 3 टाइप के जस्टिस में क्या क्या देखने को मिलेगा। इसमें जो 3 टाइप के जो जस्टिस है वो है आपका सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा जो आपको देखने को मिलेगा पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस, ये 3 तरीके की जस्टिस आपको प्रेम्बल्स के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर हम बात करें तो इसमें 5 टाइप्स के आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्वल, यानी कि 5 टाइप्स की आपकी लायबिलिटी देखने को मिलेगी, 5 टाइप्स ऑफ लायबिलिटी।
5 तरीके की लायबिलिटी भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब वो 5 तरीके की लायबिलिटी में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर बात करते हैं इसमें आपको देखने को मिलेगा थॉट, फिर बात करते हैं एक्सप्रेशन, फिर बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ये 5 तरीके की लायबिलिटी आपको देखने को मिलेगा। इसी में आपको दो टाइप्स के क्या देखने को मिलेगा, फर्टर्निटी भी देखने को मिलेगा, यानी कि 2 टाइप्स का और क्या देखने को मिलेगा, फर्टर्निटी। फर्टर्निटी और वो तो 2 टाइप्स के फर्टर्निटी में आपको क्या कौन कौन सा देखने को, पहला देखने को मिलेगा आपको डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी, और फिर बात करते हैं इंटीग्रिटी ऑफ द नेशंस। पहला आपको क्या देखने को मिलेगा इसमें अगर बात करें तो डिग्निटी, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, और दूसरा देखने को आपको मिलेगा, सॉरी यहीं पे एंड यूनिटी, इसमें हो जाएगा एंड द यूनिटी। और दूसरा इसमें देखने को मिलेगा इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन। ये चीजें आपको 2 टाइप्स की क्या देखने को मिलेगा, फर्टर्निटी देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद ये भी आपको देखने को मिलेगा 2 तरीके की इक्वालिटी भी आपको देखने को मिलेगा। इसमें 2 टाइप्स की क्या देखने को मिले, इक्वालिटी। अब 2 टाइप्स की इक्वालिटी में क्या क्या देखने को मिलेगा, तो पहला देखने को मिलेगा स्टेट, यानी कि बात करते हैं स्टेटस ऑफ, यानी कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, और दूसरा देखने को मिलेगा प्रमोट अमंग देम ऑल। ये 2 तरीके की जो इक्वालिटी है वो आपको प्रेमबल के अंदर देखने को मिलेगी। फिर मैंने आपको बता दिया था कि डेट ऑफ एडॉप्शन के बारे में, ये सारी चीजें बात थी हमारे प्रेमबल के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि प्रेमबल से रिलेटेड जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं या निकल के आ सकते हैं वो हिस्सा मैंने आपको समझा दिया और वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ओपन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट लेक्चर में हम उस डाउट को क्लियर कर लेंगे, तब हम आगे के लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास ये डीपीएसपी के रिगार्डिंग में आपसे पूछा गया है। किसके रिगार्डिंग में है, डीपीएसपी। अब आपको ज्यादा नहीं, बस अगर 2-3 चीजें मालूम है डीपीएसपी के रिगार्डिंग में, यहाँ पे हम डीपीएसपी को भी रिवाइज करेंगे। अब अगर आपको 2-3 चीजें, अगर आपको इसमें से 2 बातें भी अगर पता है तो आप इसका आंसर आप करेक्टली कर सकते हो। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी के बारे में कह रखा है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 में जो भी प्रावधान दिए गए हैं या जो प्रोविंसेस दिए गए हैं, इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इसमें यानी कि आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का जो पार्ट 4 है उसको कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि जो पार्ट 4 है वो किसी भी कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता। यहाँ पे पहला और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही अपोजिट है। तीसरा कहा गया है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के पार्ट 4 के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स दिए गए यानी कि जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या है, एक इन्फ्लुएंस मेकिंग, यानी कि उसके अंदर जो भी कानून है या बात करते हैं जो सिद्धांत है वो राज्य द्वारा कानून बनाने को क्या करता है, वो प्रभावित करने के लिए दिए गए हैं।
अब इन 3 स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आपको बस इतना पता है कि पहला स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ से आप फर्स्ट ऑप्शन ए, ऑप्शन सी क्या कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने या कैंडिडेट ने जो 2022 या 23 में अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर दिया होगा, तो वहां पे ये देखना है कि यूपीएससी ने ये एलिमिनेशंस मेथड वाले ऑप्शंस को हटा करके चेंज कर दिया पेयर्स में। यानी कि आपको बताना है कितने पेयर्स इसमें करेक्ट है। जैसे कि आपका ऑप्शन ए था ओनली वन पेयर, ओनली वन पेयर। ऑप्शन बी था ओनली टू पेयर्स। ऑप्शन सी था ओनली थ्री पेयर्स। यानी कि 3 है तो इसमें आप कह सकते हो ऑल पेयर्स, इसको आप ऑप्शन चेंज करके कर लो ऑल पेयर्स। ऑल पेयर्स। और ऑप्शन डी हो जाता नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से क्या है, यूपीएससी ने 2022 और 23 में क्वेश्चंस को चेंज कर दिया था। तो इसमें क्या था, एलिमिनेशंस मेथड काम नहीं करेगा। एलिमिनेशंस मेथड था प्रीवियस, यानी कि जो ओल्ड क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस पूछे जा रहे थे उसमें। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका निकल के आएगा ऑप्शन डी। यानी कि हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी कि अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो देखो, डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 35 तक में की बात रखते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें तो फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 35 या 32 तक, हम आर्टिकल 32 तक की बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 तक में आपको फंडामेंटल राइट देखने को मिलेगा। आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक किस बारे में बात रखी गई है, डीपीएसपी के बारे में बात रखी गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर हम डीपीएसपी की बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व भी हम इसे बोलते हैं। इसका मेन काम, मेन जो फंक्शंस है वो क्या है कि स्टेट को एक डायरेक्शंस दिखाना कि स्टेट को किस वे में, यानी कि सोसाइटी में रह रहे जो पीपल्स हैं यानी कि पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए क्या करना, लॉज बनाना, कानून बनाना। तो यहाँ पे जो आपका तीसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट और बैठ रहा है, और इसको किसी भी कोर्ट में, यानी कि किसी भी कोर्ट के द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे हमारा दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो इसीलिए जो हमारा जो राइट आंसर निकल के आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन डी निकल कर के आ रहा है, यानी कि दूसरा और तीसरा। ये था ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। अगर हम न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी देखें तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि सिर्फ हमारे 2 पेयर्स ही क्या है करेक्ट है, दूसरा और तीसरा एक पेयर गलत है। तो इस तरीके से यूपीएससी ने क्या किया था कि न्यू ऑप्शंस जो, यानी कि 2022-23 में क्या था, ऑप्शन ही चेंज कर दिया था, पैटर्न ही उसने ऑप्शंस का चेंज कर दिया था, एलिमिनेशंस मेथड। बस ऑप्शन चेंज करके उसने एलिमिनेशंस मेथड की जगह पे ये पेयर्स वाले ऑप्शन उन्होंने डालना शुरू कर दिया। तो इसीलिए जो इसका जो राइट आंसर था ओल्ड ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन था ऑप्शन डी, और न्यू ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अब हम डिस्कस करते हैं डीपीएसपी के बारे में। यहाँ पे यही चीज आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा, नीचे में आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा। अब देखो, अगर हम डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आपको देखने को मिलेगा। पार्ट 4 आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक आपको ये आर्टिकल्स प्रोविंस के अंदर देखने को मिलेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा क्या कहा गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनके द्वारा कहा गया था कि जो डीपीएसपी है वो क्या है, एक नोवेल फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। क्या है, एक नोवेल फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस का। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं जो डीपीएसपी है
डीपीएसपी को किसी भी कोर्ट के द्वारा क्या है इन्फोर्सेबल नहीं कराया जा सकता, ना इसे किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे वेलफेयर सोसाइटी के लिए कोई कानून नहीं बना रही है, तो इसके लिए हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो इसमें आपको क्या है कंस्टिट्यूट इसमें यानी कि क्या है एक यानी कि कंप्रिहेंसिव देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको इकोनॉमिक्स, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम्स, जो कि मॉडर्न टाइम के लिए जिसमें हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेमोक्रेसी, ये चीजें आपको किसमें देखने को मिलेगी, यानी कि डीपीएसपी में ही देखने को मिलेगा। तो देखिए जो डीपीएसपी है वो क्या करता है, सोशल डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करता है एक तरीके से, अगर हम बात करते हैं हमारी कंट्री के अंदर। इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। फिर बात करते हैं फेटर्निटी, इसका क्या है मेन मकसद है। जो डीपीएसपी का जो प्रोविंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में रखा गया है, इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या क्या है। फिर इसमें आपको जैसे कि देखने को मिलेगा जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फर्टर्निटी। फेटर्निटी। अब देखिए इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है डीपीएसपी का, अगर हम बात करते हैं इसके कंसेप्ट के बारे में, इसके बारे में कंसेप्ट, तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, वेलफेयर स्टेट एंड नॉट दैट ऑफ अ पुलिस स्टेट। यानी कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है, एक वेलफेयर स्टेट बनाना, ना कि कोई पुलिस स्टेट बनाना, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, कॉलोनियल टाइम या कॉलोनियल जो एरा था उसमें हमें देखने को मिलता। फिर वहीं पे बात करते हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो क्या है, हमारा नॉन जस्टिसेबल नेचर्स में है। ये भी पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि जो हमारा डीपीएसपी है वो क्या है, एक नॉन जस्टिसेबल है। यहीं से क्वेश्चंस भी पूछा था अभी, नॉन जस्टिसेबल। वहीं पे फिर ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा डीपीएसपी है वो नॉन जस्टिसेबल नेचर्स में, लेकिन क्या है इसमें जो है कोर्ट्स क्या करते हैं, हेल्प्स करते हैं एग्जामिनिंग के लिए और डिटरमाइनिंग के लिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड लॉ है या नहीं। ये चीज भी आप इसमें याद रख सकते हैं कि देखिए ये डीपीएसपी जो है, हम ठीक है डीपीएसपी क्या है, नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं नेचर से ये जो नॉन जस्टिसेबल है, लेकिन ये हेल्प करते हैं कोर्ट, यानी कि कोर्ट्स इसमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड determining the constitutional valid of a law। यानी कि कोर्ट हेल्प करते हैं कि कोई भी जो लॉ है वो वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल, उसके यानी कि एक एग्जामिनिंग करते हैं, डिटरमाइनिंग करते हैं, तो हेल्प इसमें क्या, यानी कि कोर्ट क्या करता है, इसमें हेल्प करता है। वहीं पे अगर हम डीपीएसपी की बात करें, इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखिए कि जो डीपीएसपी है वो क्लासिफाइड किए गए हैं, यानी कि अगर बात करते हैं जो हमारा डीपीएसपी है वो क्लासिफाइड किए गए कितने, 3 कैटेगरीज में। यानी कि डीपीएसपी जो क्लासिफाइड है वो कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में। कौन कौन सा है, एक है आपका सोशलिस्ट,
सोशलिस्ट। दूसरा है आपका गांधीयन। और तीसरा है लिबरल और इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल, ये 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं हमारे डीपीएसपी को। अगर वहीं पे अगर हम बात सबसे पहले समझते हैं सोशलिस्टिक जो प्रिंसिपल है उसके बारे में, तो ये रिफ्लेक्ट करता है आइडियोलॉजीज किसके, सोशलिज्म के ऊपर। इसका जो मेन मकसद है वो क्या है, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस स्टेट के लिए प्रोवाइड करना, यानी कि बात करते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस के पाथ पे स्टेट को आगे लेके चलना, वो भी डायरेक्ट स्टेट। और ये किसमें मेंशन है, आर्टिकल 38 के अंदर। यानी कि आर्टिकल 38 में ये कहा गया है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 में ये कहा गया है कि जो वेलफेयर ऑफ द जो पीपल्स हैं, यानी कि वेलफेयर ऑफ द पीपल्स बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर permitted by justice, social, economic and political to minimize inequalities in income, status, facilities and opportunities। ये चीजें रखी गई हैं आर्टिकल 38 के अंदर। फिर इसमें सिक्योर करने की बात करता है जो भी मीन्स ऑफ जो लाइवलीहुड है फॉर जितने भी जो सिटीजन्स हैं। ये सारी चीजें किस में रखी गई है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में रखी गई है। फिर इसमें अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जैसे कि इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी मिनरल्स है, वो रिसोर्सेस है, वो क्या करेगा, कम्युनिटी के अंदर क्या करेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यानी कि फिर बात करते हैं जो भी कम्युनिटीज है उसके अंदर कॉमन गुड्स की बात कर, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन की बात रखी गई है। फिर बात करें तो इसमें आपको और क्या देखने को मिलेगा, यानी कि कंट्रीज ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये भी आपको सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर देखने को मिलेगा। हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स एंड चिल्ड्रंस अगेंस्ट जो फॉरेबल एब्यूज है, यानी कि बच्चों के खिलाफ जो भी एब्यूजेस होते हैं उसके अगेंस्ट में। ये सारी चीजें आपको किस में देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट आइडियो प्रिंसिपल्स में आपको देखने को मिलेगा। फिर आर्टिकल 39 एक किसके बारे में बात करता है, ये प्रमोट करता है इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड कराने की बात करता है जो भी फ्री एंड लीगल एड्स है पुअर सोसाइटी के लिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 ए में है। आर्टिकल 49 क्या कहता है, राइट टू वर्क टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात रखी गई है किसमें, आर्टिकल 41 में। ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, आर्टिकल 41। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आर्टिकल किसके बारे में, 39 ए के बारे में। जिस आर्टिकल के आगे आपको अल्फाबेट देखने को मिल जाएगा ए बी करके, तो इसका मतलब समझिए कि वो अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। वही भी बात करते हैं आर्टिकल 42 में, उसमें बात रखी गई है जो भी ह्यूमंस की जो कंडीशंस है फॉर वर्किंग, और बात करते हैं मिनिनिटी जो रिलीफ्स है, इसके बारे में बात रखी गई है किसमें, आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 42। आर्टिकल 43 में क्या रखी गई है कि जो भी लाइफ वेजेस हैं, या फिर बात करते हैं जो भी वो स्टैंडर्ड्स हैं लाइफ में, सोशल एंड कल्चर अपॉर्चुनिटीज, ये सारी चीजें आर्टिकल 43 में मेंशंस है। ये सारी चीजें किस में देखने को मिलेगा आपको, आर्टिकल 43 में। ये भी हमारा सोशलिज्म के बारे में बात करें कि सोशलिज्म में क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या 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 जो बातें रखी गई हैं उसके बारे में। आर्टिकल 43 ए। अब बात करते हैं आर्टिकल 43 ए के बारे में। आर्टिकल 43 ए में क्या देखने को मिलेगा, इसमें सिक्योर पार्टीशंस, जो भी वर्कर्स हैं मैनेजमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, इसके बारे में बात रखी गई है। आर्टिकल 47 में क्या है, लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ये आपको देखने को मिलेगा किसमें, आर्टिकल 43 में। और पब्लिक हेल्थ, जो पीपल्स के लिए जो यानी कि एक सोसाइटी में जो पीपल्स रह रहे हैं, यानी कि जो लोग रह रहे हैं उनके हेल्थ में इम्प्रूव करना, ये भी आपको किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 47 में। ये सारी और ये बातें किस में देखने को मिलेगा, आर्टिकल 47 में। ये था हमारा सोशलिस्ट प्रिंसिपल। अब बात करते हैं गांधीयन प्रिंसिपल में क्या देखने को मिलेगा। तो अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें क्या है, गांधी जी जैसे हम बात करते हैं, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ जो पंचायत है, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है, ये गांधीयन प्रिंसिपल में ही हमें देखने को मिलता है।
और ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 40 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। फिर आर्टिकल 43 की यानी कि गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें, यहाँ पे हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करते हैं। देखिए आर्टिकल 40 में क्या है, जो भी लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट्स है उसको प्रमोशंस की बात रखी गई है गांधीयन प्रिंसिपल में। आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 आर्टिकल 43 में बात रखी गई है प्रमोट करने के लिए जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं वो जैसे कि हम बात करते हैं व्यक्तिगत रूप पे या कोऑपरेशन यानी कि कोऑपरेशन बेसिक लेवल पे रूरल एरिया में। आर्टिकल 43 बी यानी कि इसको भी अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। आर्टिकल 43 बी आर्टिकल 43 में बात रखी गई है प्रमोट करने की बात रखी गई जो भी वॉलंटरीज है, फॉर्मेशन है, ऑटोनॉमस है, फंक्शनिंग है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल्स, ये सारी चीजें बात रखी गई है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 46 में क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल 46 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी एजुकेशनल है या एजुकेशनल हो गया या इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट हो गया फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए या जो भी अदर वीकर सेक्शंस है उनको प्रमोट करने की बात रखी गई आर्टिकल 46 में। और आर्टिकल 47 की बात करें तो इसमें प्रोविंशंस रखे गए जो भी कंजप्शंस किए जाते हैं, जो भी ड्रग्स है या इंजेक्शंस है उसको रोक लगाने की बात रखी गई है किसमें, आर्टिकल 47 के अंदर। ये भी बात किसमें रखी गई है, आर्टिकल 47। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 47 क्या है, वो आपको दोनों में कॉमन देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट में भी और गांधीयन प्रिंसिपल में भी। अगर हम सोशलिस्ट की बात करते हैं इसमें पब्लिक की जो हेल्थ है उसके इम्प्रूव की बात करता है कि जो भी पब्लिक रह रही है सोसाइटी में उनके हेल्थ में किस तरीके से सुधार किया जाए। वहीं पे अगर हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात करें तो गांधीयन प्रिंसिपल में जो आर्टिकल 47 है उसमें क्या मेंशन है कि सोसाइटी के अंदर जितने भी जो ड्रग्स हैं या जो ड्रग्स के फॉर्म जो इंजेक्शंस लिए जाते हैं ड्रग्स के फॉर्म में यानी कि जो भी नशीले पदार्थ है उसको रोकने का काम यानी कि उसको रोकने की बात रखी गई है आर्टिकल 47 गांधीयन प्रिंसिपल में। अब हम बात करते हैं तीसरा जो हमारा थर्ड प्रिंसिपल है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल्स, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम इसमें बात करें सबसे पहले आर्टिकल 44 के बारे में, आर्टिकल 44 तो आर्टिकल 44 में क्या बात रखी गई है, इसमें सिक्योर करने की बात की गई है जितनी भी जो सिटीजन्स है किसके तहत, यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत। आर्टिकल 45 में क्या रखा गया है, आर्टिकल 45 में ये कहा गया है कि प्रमोट करेगा जो भी जैसे कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है, एजुकेशन, हर एक चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड कराना जो 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बीच में, ये बात रखी गई है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 48 अगर हम आर्टिकल 48 की बात करते हैं तो इसमें जो भी ऑर्गेनाइज है एग्रीकल्चर या एनिमल हस्बेंड्रीज मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स है ये सारी बातें रखी गई हैं आर्टिकल 48 में। आर्टिकल 48 ए, अब देखो आर्टिकल 48 ए में क्या रखा गया, इम्प्रूवमेंट की बात रखी गई है यानी कि प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव करना है हमारे इन्वायरमेंट को, उसको प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करना है किसके तहत, यानी कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत, यानी कि जितने भी जो हमारे फॉरेस्ट हैं वाइल्ड लाइफ है इन सबको प्रोटेक्ट करना, सिक्योर करना, हमारे इन्वायरमेंट में इम्प्रूवमेंट लाना। तो आर्टिकल 48 ए में आपको क्या देखने को मिलेगा, आर्टिकल 48 ए की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो भी हमारे इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शंस की बात करें, फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो ये आपको आर्टिकल 48 में आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल 49 में क्या रखा गया है, अगर हम बात करें आर्टिकल 49 के बारे में तो आर्टिकल 49 में ये कहा गया है कि जो भी हमारे एशियंट चीज़ें हैं यानी कि जो हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो हमारे पास्ट, हमारे कंट्री के पास्ट के बारे में बताते हैं, जो भी हमारे कंट्री के पास्ट हिस्ट्री की रिसोर्सेस हैं उनको प्रोटेक्शंस की बात रखी गई है हमारे आर्टिकल 49 में। जैसे कि हम मोन्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं, जो भी प्लेसेस हैं या बात करते हैं जो भी आर्टिस्ट हैं या हिस्टोरिक जो इंटरेस्ट की जो चीज़ें हैं या बात करते हैं जो डिक्लेयर किए गए हैं नेशनल इंपॉर्टेंस, इन सबको प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शंस करना, ये आर्टिकल 49 में बात रखी गई है। आर्टिकल 50 में क्या कहा गया है, आर्टिकल 50 में ये बात कही गई है कि आर्टिकल 50 कहता है कि जो सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ द स्टेट, यानी कि जो जुडिशरी है उसको सेपरेट करने की बात रखी गई है एग्जीक्यूटिव से आर्टिकल 50 में।
आर्टिकल 51 में क्या है कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी एंड जो भी लॉज है इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना, जस्टिस करना और अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को इम्प्रूव करना, ये किस में रखा गया है, आर्टिकल 51 में। तो ये सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, डीपीएसपी के अंदर देखने को मिलती है। फिर जैसे कि बात करते हैं इस जैसे कि आप जैसे जैसे अगर आप डीपीएसपी के बारे में बात करोगे तो इसमें से क्वेश्चन ये भी निकल के आता है, आपको इस फंडामेंटल और डीपीएसपी के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर जैसे कि बात करते हैं कि जो सर बी एन राव थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजरीज थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के रिकमेंडेशन उसके द्वारा जो कुछ रिकमेंडेड दिए गए थे, जैसे कि राइट्स ऑफ इंडिविजुअल शेड्यूल टू बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, जैसे कि बात करते हैं जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल। तो ये सारी चीजें हमें किस में देखने को मिलती है, डीपीएसपी में देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, मिनिमम 55 मिनट्स की हो चुकी है, तो ज़्यादा वीडियो लेंथ करने से फ़ायदा नहीं है। तो आज हम अपना जो 8वां सीरीज़ है उसको यहीं तक रखते हैं। इसका बाकी को कंटिन्यू हम लेक्चर 2 में कर लेंगे, यानी कि जो हमारा टेस्ट 2 होगा, सॉरी टेस्ट 8 का लेक्चर 2 में हम इसको आगे कंटिन्यू कर लेंगे, जिसमें हम ये सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, 96 से लेकर के बाकी के 5 क्वेश्चंस और रह गए, इसको हम लेक्चर 2 में, यानी कि टेस्ट 8वां ही रहेगा, उसका लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर लेंगे, यानी कि इसका पार्ट 2 में हम आगे कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो 2 चैप्टर रह गए हैं उसको भी हम क्या कर लेंगे, उसमें हम रिविज़न कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी चैप्टर हमने रिवाइज किया या जो भी 2-3 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो आप उसके हेल्प से आपको काफ़ी अच्छे से ये पता चल गया होगा कि किस टॉपिक से सिविल सर्विसेज में एग्जाम्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और ये जो भी आज हमने डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है ऐसे ही सीरीज़ के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस नोट्स के लिए, यानी कि जो आपको क्वेश्चंस की जो आपको एज अ नोट्स चाहिए तो आप उसके लिए जो हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है द ओशन ऑफ शिक्षा करके, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ये सारे नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।